Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated October 16, 2024 and the day is Wednesday. तो सबसे पहले हम लोग हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। तो देखो क्या हुआ ना, आपको पता है हमारे और कनाडा के बीच के रिलेशंस अभी थोड़े से खराब हो गए हैं, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था किस तरह से दोनों अपनी अपनी तरफ से जो कंट्री के एम्बेसडर्स हैं, हाई कमीशन लोग हैं, उनको हटा रहे हैं। ठीक है, और ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो डिप्लोमेटिक इश्यूज आ गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ चली गई ना, जब इंडिया ने ट्यूसडे को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया कि कनाडा ने क्या बोला है, कि कनाडा ने बोला कि उसके पास एविडेंस है कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट था निज्जर के मर्डर में। तो इस बात पर इंडिया ने इसका खंडन किया है। ऐसा इम्पोर्टेंट आपको ये चीज मैंने क्यों बताई, क्योंकि यहाँ आपके लिए प्रीलिम का एक पॉइंटर है, क्योंकि कनाडा जो है वो क्वाड के पास चला गया। ठीक है, और आपको मैं बता दूं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, यहाँ पर जाके कनाडा ने इंडिया के बारे में कहा कि आप भी प्रोब लॉन्च करो और देखो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। ये हमारे लिए एक इशू कैसे है, हमारे लिए इशू इसलिए क्योंकि क्वाड में 4 मेंबर है, आपको पता ही है। यूएस है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ठीक है, ये 4 हैं। उसके अलावा एक होता है, उसको 5 आईज अलायंस बोलते हैं। प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 5 आई अलायंस में 5 कंट्रीज हैं। ये क्या है, ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है। इसमें आपका कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, यूएस और ऑस्ट्रेलिया है। तो एक हो गया यूएस, एक हो गया यूके, एक हो गया न्यूजीलैंड, एक हो गया ऑस्ट्रेलिया और एक हो गया कनाडा। ये पांचों मिलकर 5 आईज कहलाते। क्या कहलाते? 5 आईज। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है। इनके पास जाके कनाडा ने क्या बोल दिया कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट एलिज करो। तो ये हमारे लिए डिप्लोमेटिकली और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी बात होनी इज कंसिडर्ड अ बिग थिंग फॉर इंडिया। डिप्लोमेटिकली अच्छा मैसेज क्रिएट नहीं करेगा। तो ये है आप लोगों के लिए न्यूज। दूसरी न्यूज जो इम्पोर्टेंट है कि झारखंड में इलेक्शन के डेट जो है वो अनाउंस हो गए हैं। झारखंड में इलेक्शन 2 फेजेस में होंगे, नवंबर 13 और नवंबर 20 को, और महाराष्ट्र में एक फेज में इलेक्शन होगा नवंबर 20 को। ऐसा इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है। लास्ट टाइम जो झारखंड के इलेक्शंस थे वो 5 फेजेस में थे, पर इस बार झारखंड के इलेक्शन सिर्फ 2 फेजेस में होंगे। अब थोड़ा सा असेंबली पोल होने वाला है, आपको पता है। थोड़ी सीट्स की बात कर ले तो महाराष्ट्र में 288 सीट्स में इलेक्शन होंगे नवंबर 20 को। इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 29 सीट्स है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 25 सीट्स है। टोटल वोटर 9.65 करोड़ है और फर्स्ट टाइम वोटर अराउंड 20.93 लाख होंगे। और 2019 में 60% का टर्नआउट था। इस बार देखते हैं कितना टर्नआउट होगा 2024 में। वहीं अगर हम लोग बात करें रूलिंग अलायंस जो है वो कौन सी है, अभी कौन रूल कर रही है महाराष्ट्र में, तो महायुति में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी। और झारखंड की बात की तो झारखंड में 81 सीट्स पे इलेक्शन होंगे। वोटिंग 2 फेजेस में होगी, बता दिया। रिजर्व सीट में शेड्यूल कास्ट में 28 सीट्स रिजर्व्ड है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 9। यहाँ पे टोटल वोटर्स 2.61 करोड़ है। फर्स्ट टाइम वोटर्स 11.84 लाख है और 2019 में 64.38% टर्नआउट हुआ। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से ज्यादा टर्नआउट झारखंड में हुआ था। और यहाँ पे जो रूलिंग अलायंस है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की है। ठीक है, तो इस बार ये इलेक्शन के डेट अनाउंस कर दिए। तो ये कुछ हेडलाइंस थी। अब न्यूज को हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस में जो पहला न्यूज है वो ये है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपना कंसर्न जताया है क्योंकि यूएन की पीस कीपर्स पे इजराइल अटैक कर रहा है। देखो अभी आपको पता है इजराइल और साउथ लेबनान में, ठीक है, लड़ाई हो रही है बहुत ज्यादा। एक तरह से देखा जाए तो इजराइल जो है वो फोरफ्रंट पे लड़ाई कर रहा है, गाजा पे भी कर रहा है, लेबनान पे भी कर रहा है। लेबनान जो है वो इजराइल से नदन बाउंड्री पे हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे यूएन के जो पीस कीपर्स होते हैं उनको भेजा जाता है। जब कहीं पे वॉर होता है तो यूएन अपने एक ट्रू पीस कीपर का रखता है, वो जाते हैं। पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पीस मेंटेन होने की जगह इजराइल फोर्सेस की वजह से पीस कीपर्स वुंडेड हो रहे हैं और कई केसेस में उन लोगों के ऊपर फायरिंग भी हो रही है। तो पहला ऐसा स्टेटमेंट दिया है, यूएन की सबसे पावरफुल बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि ये जो अटैक हो रहे हैं यूएन पीस कीपर पे उसको वापस, ये बहुत उसका वो निंदा करता है, इंटरनेशनल कंडेमनेशन करता है और ये चीज खत्म होनी चाहिए। यूएन पीस कीपिंग के जो चीफ है, यहाँ से आपके लिए प्रीलिम का पॉइंटर आ गया कि यूएन पीस कीपिंग के चीफ का क्या
क्या नाम है, तो जीन मैरी लक्रॉय। और जो अभी सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, तो वो है एंटोनियो ग्यूटेरेस, एंटोनियो ग्यूटेरेस इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल का नाम और यूएन पीस कीपिंग के चीफ का नाम। ये सारे पीस कीपर्स जो है ना, वो उनको इजराइल ने क्या बोला कि उनको बोलो कि वो इवैक्यूएट कर दे साउथ ऑफ लेबनान को। पर वो कैसे इवैक्यूएट करेंगे जब उनको ड्यूटी मिली है पीस फैलाने की। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसर्न हो गया है इस चीज को लेकर के। आपको बता दें काउंसिल के मेंबर्स ने क्या बोला है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701 है, ठीक है, उसको फुल्ली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके अंदर क्या है, अगर कल को एग्जाम में आता है कि सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701 के अंदर क्या चीज लिखी थी, तो इसके अंदर एंड हुआ था 2006 का इजराइल हिजबुल्ला वॉर, और रेजोल्यूशन ये बोलता है कि लेबनीज आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए थ्रू आउट द साउथ एंड फॉर एन आर्म्ड ग्रुप इंक्लूडिंग हिजबुल्ला टू बी डिसआर्म्ड, यानी कि हिजबुल्ला को डिसआर्म करने की बात की जाती है और लेबनन आर्मी को साउथ में डिप्लॉय करने की बात की जाती है। पर सैड रियलिटी ये है कि ये दो चीजें जो बोली गई है रेजोल्यूशन 1701 में, ये पिछले 18 साल में इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, दोनों में से कुछ भी हैपन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी आपके लिए, याद रखना है, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये जो हिजबुल्ला के डिप्टी चीफ है ना, और इनको ईरान बैक कर रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, बोला क्या जा रहा है, एक ही सोल्यूशन है इसका कि सीज फायर होना, लेकिन दोनों पोजीशन जो दोनों कंट्रीज हैं वो आपस में इसके लिए रेडी ही नहीं है। उसके अलावा यूएस जो है ना, उसने वार्न किया है इजराइल को कि ये अपना जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको बढ़ाए, कहाँ पे, गाजा में, ठीक है, आखिर आने वाले 30 दिनों में, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है गाजा में, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया है। जैसे इसका इस न्यूज से लिंक कर लो कि इजराइल की स्ट्राइक में 50 लोगों की मृत्यु हो गई है गाजा में, और इजरायली मिलिट्री स्ट्राइक करता है एटलीस्ट 30 पैलेस्टीनियंस को। तो एक तो वो गाजा पे अटैक कर रहा है प्लस लेबनान पे भी अटैक कर रहा है, तो आप ये चीज देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से तो न्यूज थी थोड़ी कि क्या हो रहा है वहां पे, यहाँ पे आपको दो प्रीलिम्स की चीजें बता दी। अब थोड़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस्टेब्लिश्ड होता है किससे, तो यूएन चार्टर 1945 से। यूएन के अंदर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जिसके बारे में मैंने आपको टाइम एंड अगेन बताया। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स का नाम लिखोगे, ठीक है, ये आपकी रिविजन के लिए होगा। इस 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है, जिसका काम क्या है, मेंटेन करना पीस और सिक्योरिटी। हेडक्वार्टर क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो न्यूयॉर्क है। 15 मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और 5 परमानेंट मेंबर तो परमानेंट है ही। इन 5 परमानेंट मेंबर को ना हम लोग बोलचाल की भाषा में P5 भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कभी कोई P5 बोले तो याद रखना है 5 परमानेंट मेंबर की बात हो रही है। इसमें 5 परमानेंट मेंबर कौन है, तो रशिया, चाइना, फ्रांस, यूएस, यूके, ठीक है। जो वोटिंग पावर की बात की जाए तो एक ज्यादा एक्स्ट्रा पावर क्या मिलती है इन परमानेंट पावर को, कि अगर ये लोग किसी भी तरह का रेजोल्यूशन पास हो रहा है, अगर इन लोगों ने ना बोल दिया तो वो रेजोल्यूशन देन एंड देयर ही बंद हो जाएगा, ठीक है। एक मेंबर ने भी ना बोल दिया यानी इनके पास एक तरह से वीटो पावर है, अनऑफिशियली हम कह सकते हैं इनके पास वीटो पावर है, कि ना कर दिया तो वहीं पे वो रेजोल्यूशन खत्म होता है। किसी भी एक ने अगर ना कर लिया तो ये बहुत पावरफुल बॉडी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इंडिया जो है अपना सैटेलाइट इंटरनेट स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिवली देगा, ठीक है, ऐसा सिंधिया जी ने कहा है। तो वो यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर है हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बोला है कि स्पेक्ट्रम के जो सैटेलाइट का जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन का प्रोसेस होता है वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली करेंगे, किसके द्वारा, तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसके द्वारा, ठीक है। देखो रिलायंस जियो जैसे जो बड़े बड़े कंपनी है ना, वो क्या चाह रहे थे कि ऑक्शन हो स्पेक्ट्रम के लिए, और वो जो है ना वो इलॉन मस्क की एक सैटेलाइट कंपनी है स्टारलिंक, और अमेजोन का क्यूपियर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल को एग्जाम में पूछा जाए अमेजोन की ऐसे सैटेलाइट कौन सी है, तो वो क्यूपियर है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो स्पेक्ट्रम है वो क्यूपियर, इसका स्टारलिंक है, ये याद रखना है। लेकिन अब क्या बोला गवर्नमेंट की, नहीं हम जो है वो स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिवली देंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज की सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पूरे वर्ल्ड में एलोकेट होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो
देखा जाए तो इंडिया कुछ अलग चीज नहीं कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही दिया जाता है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम। सैटेलाइट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिवली देना? अगर मान लो किसी और कंट्री के सैटेलाइट स्पेक्ट्रम हम खरीद रहे हैं, तो वो कंट्री हमारे इंडिया में घुस के कौन सी चीजों का इंफॉर्मेशन पता करे, क्या करे, वो ना थोड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जैसा हो जाता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो बोलती है कि स्पेक्ट्रम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट करना चाहिए ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू। ये जो है वो ये जो है वो इलॉन मस्क या भारती एयरटेल कंपनीज, आपने सुना है ना, वन वेब इंडिया कम्युनिकेशन करेंटली 100% ओन कर रहा है भारती एयरटेल को, और होल्ड करता है जीएमपीएस ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन लाइसेंस, जो कि कौन देता है? तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट देता है। जो क्या बोलता है कि कभी भी अगर हम लोग रोल आउट करेंगे ना सैटेलाइट सर्विसेज को इंडिया में, तो वो जो है उसकी लाइसेंसिंग को देखता है। दूसरी चीज बता दूं, वन वेब जो यूके का है वो होल्ड करता है, वो कंपनी जो है वो ऑलरेडी एफडीआई एप्लीकेशन दे चुकी है इंडिया को। तो यानी अलग अलग कंट्रीज आप देख सकते हो वो इंटरेस्टेड है इंडिया में सैटेलाइट जो अपना सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है उसके एलोकेशन के लिए। लेकिन वही है कि ये वाली चीज है, इस पे देखो, ये पूरा का पूरा आर्टिकल बहुत कोई कंफ्यूजिंग चीज नहीं है। बस ये याद रखो कि सैटेलाइट ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, वो चाहते हैं कि सर्विस जो है वो अर्बन एरियाज में देना, और सर्विस अर्बन एरियाज में देने के लिए रिटेल कस्टमर को देने के लिए एक रेगुलर लाइसेंसिंग प्रोसेस के थ्रू तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। अगर मैं कोई सैटेलाइट ऑपरेटर हूं, चाहे वो इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट हो या अमेजॉन की क्यूबेर, और मैं इंडिया में देना चाहती हूँ, तो मेरे को ऑफ कोर्स लाइसेंसिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी, जिससे बाकी कंट्री में भी होता है। आप इंडिया आओ, इंडिया से लाइसेंस खरीदो, एक स्पेक्ट्रम खरीदो, पहले लाइसेंस करवाओ, स्पेक्ट्रम खरीदो, जितने ऑब्लिगेशन है उनको फुलफिल करो, और तब रोल आउट करो, तो सिक्योरिटी इश्यूज भी नहीं होंगे। अपना लाइसेंस का फी जो जो टैक्सेस है वो दो, और फिर तुम आ जाओ टेलीकॉम फ्रेटर्निटी में, तुम्हारा बहुत सारा वेलकम है। तो इसीलिए जो मोबाइल ऑपरेटर या सैटकॉम है, वो फिर साथ साथ मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटकॉम मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स, ये साथ में फिर हार्मनी में काम कर पाएंगे, और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भी स्ट्रगल नहीं होगा। तो ये वाली चीज है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिवली दिया जाएगा। तो कल को एग्जाम में अगर पूछे कि इंडिया में सैटेलाइट एलोकेशन जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम अलग अलग स्पेक्ट्रम्स होते हैं, जैसे हम 5G यूज करते हैं ना, 4G यूज करते हैं, इसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है। ये स्पेक्ट्रम रेंज हुई, ठीक है, जिसके अंदर मिलता है। तो स्पेक्ट्रम जो है वो किसके थ्रू मिलता है? तो सैटेलाइट के थ्रू मिलता है। अब ये जो है वो इंटरनेट स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, यहाँ पे इंटरनेट स्पेक्ट्रम की स्पेसिफिकली बात हो रही है। तो इंटरनेट पार्ट एंड पार्सल है हमारा, तो इसीलिए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के थ्रू ही ये एलोकेशन होता है। ये आपको याद रखना है, कौन सा एक्ट? 2023। तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपको पता है हमारे करंट अफेयर की मैगजीन आ चुकी है, हमारी क्लासेस भी चल रही हैं अच्छे से, साइड टू साइड आप रिवाइज करते रहिए, और साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और अभी भी टाइम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट, ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीडेड फॉर एथिकल एआई, पीएम मोदी। देखो अभी क्या हुआ ना, टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है उसने वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली ऑर्गेनाइज की, और इंडिया मोबाइल कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया, जिसकी इनॉग्रेशन की जो स्पीच थी वो कहाँ पे हुई है? देखो, इसको ITUWSO बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? ITUWSO, WTSA, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड असेंबली जो है, ये जो हुआ है ये आपका हुआ है न्यू दिल्ली में। तो ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ITUWTSA कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। इसके इनॉग्रेशन स्पीच किसने दी? तो हमारी प्राइम मिनिस्टर जी ने दिया, और उन्होंने बोला कि समय आ चुका है कि जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन पूरे वर्ल्ड के है ना, वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर एक फ्रेमवर्क बनाए। फ्रेमवर्क क्या बोले? डूज एंड डोंट्स की बात करें। अभी आपको पता है एआई का बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन हो गया है, तो अब एथिकल कंसर्न्स आ गए हैं कि क्या एआई को करना चाहिए और क्या एआई को नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। तो उस पर फ्रेमवर्क बनाने की नीड है, ऐसा हमारे पीएम बोल रहे हैं। बोल रहे ये फ्रेमवर्क कॉमन होना चाहिए, ग्लोबल होना चाहिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज के लिए, ताकि एथिकल यूज हो सके एआई का, और डेटा प्रिवेसी भी मेंटेन रह सके, ठीक है। तो इतना आपके लिए जानना जरूरी था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। अभी मेरे न्यूज़पेपर एनालिसिस में यही कोशिश होती है कि आपको जितना प्रीलिम के लिए, जैसे 5 आईज बताया मैंने, वो प्रीलिम सेंट्रिक था, फिर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, वही सारी चीजें बताऊंगी। ज्यादा अभी डिटेल में घुसने की कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट है ग्रीन वॉशिंग गाइडलाइंस। अब यहाँ से आपके लिए प्रीलिम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन वॉशिंग होती क्या है। तो देखो, ग्रीन वॉशिंग एक
प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं, देखो ग्रीन वॉशिंग को जब हम लोग ने, जब मैंने सबसे पहले पढ़ा था ना, तो ग्रीन वॉशिंग मुझे लगा था कि एक नैरो टर्म है, पर अब जब धीरे धीरे हमने अच्छे से पढ़ा तो रियलाइज हुआ है कि ग्रीन वॉशिंग एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ग्रीन वॉशिंग पहले सिर्फ बोलते थे कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, आपने मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में, चलो मैं एग्जांपल देती हूँ, मेकअप प्रोडक्ट जब भी आता है ना तो महंगा करने के लिए कंपनीज, अलग अलग कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ काफी फेमस कंपनीज है, वो बोलेंगी हम क्रूल्टी फ्री हैं। आपने उसमें भी सुना होगा कि जो शैम्पूज है हम पैराबेन फ्री हैं, हम क्रूल्टी फ्री हैं, हम इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, हम लोग जो है वो और भी अलग अलग, ये लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे कैची टर्म यूज करते हैं, गुड फॉर प्लैनेट है, हम लोग कार्बन न्यूट्रल है, ये सारा टर्म यूज करते थे। तो ऐसे टर्म यूज करने को तो आप कर लो, लेकिन करो भी तो ना, सिर्फ टर्म यूज करने से क्या होगा, आप प्रूफ दो कि आप ऐसा कर रहे हो। क्रूल्टी फ्री जब भी टर्म यूज होता है ना, इसका मैं एग्जांपल एक दे देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। अब कभी भी कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होता है या कुछ भी होता है ना, उसका क्या करते हैं, एनिमल के ऊपर टेस्टिंग होती थी, ठीक है, एनिमल टेस्टिंग। अब एनिमल टेस्टिंग में बहुत क्रूल्टी किया जाता है, एनिमल को पकड़ा जाता है, उसको जबरदस्ती दिया जाता है, वो मर जाते हैं। तो कुछ कुछ कंपनीज क्लेम करती है कि हम ऐसा कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं करते, हम क्रूल्टी फ्री हैं, लेकिन रियलिटी में प्रूफ है क्या कि तुम क्रूल्टी फ्री हो? तो इसी को बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। है ग्रीन नहीं, लेकिन दिखा रहे हो कि ग्रीन है, ये एक टर्म है जो यूज होता है। और ग्रीन वॉशिंग जो है वो सिर्फ कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, ये इवन कंट्रीज के लिए भी आ जाती है। ये जो है वो, और छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन से लेके इवन कंट्री तक को केटर करती है। कैसे, कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मैं ग्रीन वॉशिंग के। तो देखो 2015 में वॉक्सवैगन, एक जर्मन कार कंपनी है, काफी फेमस है, उन्होंने क्या बोला कि हम एक ग्रीन व्हीकल, डीजल व्हीकल बना रहे हैं। पर जब चेकिंग हुई ना तो देखा गया कि इनके जो एमिशंस थे इसमें ये लोग चीट कर रहे थे, कुछ भी ऐसा ग्रीन नहीं था। जो बाकी गाड़ी में एमिशंस होता है उतना ही इनमें भी एमिशंस हो रहा था। इसके अलावा कोको कोला कंपनी, बीपी कंपनी, शेल कंपनी, ये भी फेस कर चुके हैं एक्यूजेशन की ग्रीन वॉशिंग करते हैं। और ये तो कंपनीज की बात हो गई, इनफैक्ट कंट्रीज में भी कभी कभी अक्यूज किया जाता है ग्रीन वॉशिंग के लिए। आप सोचो कंट्री को कैसे अक्यूज कर दोगे। तो देखो कभी कभी कोई कंट्री बोलता है ना कि हमने बहुत ज्यादा फॉरेस्ट लगाया, और हमने इतना फॉरेस्ट लगाया कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एकदम कम कर दिया, और वो बोलेंगे कि हमने जो है वो अलग अलग प्रोसेसेस यूज की, ठीक है, हमने कार्बन ऑफसेट प्रैक्टिसेस यूज किया, हमने कार्बन इंटेंसिव एक्टिविटीज की, हमने एयर ट्रैवल कम कर दिया, ये सारी चीजें वो बोल देते हैं। लेकिन जब देखा जाता है तो देखा जाता है कि अरे कार्बन क्रेडिट की बात हो रही थी, कार्बन ट्रेडिंग की, लेकिन यहाँ तो बाकायदा बहुत बढ़िया नंबर से कार्बन निकल रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो स्कोप है ग्रीन वॉशिंग का, वो कंट्री से लेकर के एडवर्टाइजमेंट कंपनी तक के लिए चला जाता है। तो इसी तरह की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए एक गाइडलाइन रिलीज की है। किसने रिलीज की है? तो वो रिलीज की है गाइडलाइन कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए, जो किसके अंदर आता है? कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर। इस गाइडलाइन का नाम है गाइडलाइन फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग और मिसलीडिंग इन्वायरमेंटल क्लेम्स, ठीक है। ये नॉर्म जो है वो पहले हम लोग के पास एक एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस थी, प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड इंडोर्समेंट 2022 की, उसके अंदर ये नॉर्म आ जाएगा, अलग नहीं है ये, उसी के अंदर आ जाएगा। ये वाला जो गाइडलाइन था 2022 वाला, वो डील करता था फॉल्स और एग्जैजरेटेड एडवर्टाइजमेंट से। अब इसमें ग्रीन वॉशिंग भी डाल दी गई, ठीक है। लेकिन एक चीज आप बिल्कुल क्लियर रखो कि ये वाला जो गाइडलाइन है ना, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए, अभी कंट्री वंट्री को कवर नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स को कवर कर रहे हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि ये जो ग्रीन वॉशिंग है ना, इसको लेकर के वर्ल्ड वाइड कंसर्न है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने क्या बोला था, इतनी ज्यादा ग्रीन वॉशिंग बढ़ गई थी कि उन्होंने एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई ग्रीन वॉशिंग के लिए, और उन्होंने एक ग्रीन वॉशिंग फ्री डे की भी अनाउंसमेंट की थी कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाओ ग्रीन वॉशिंग के लिए, कुछ साल पहले, ठीक है। और यूएन को इतनी ज्यादा इशू लगी इस चीज से कि उन्होंने एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया, जिसने अलग अलग मेजर्स बताए कि ग्रीन वॉशिंग को कैसे कम करना चाहिए। इसमें बड़े सारे रिकमेंडेशंस थे, जैसे इन्होंने बोला था कि अगर कोई कॉर्पोरेशन नेट जीरो टारगेट की बात कर रहा है तो उसको अपने इन्वेस्टमेंट्स जो है वो दिखाने पड़ेंगे कि उसने फॉसिल फ्यूल में कितना इन्वेस्टमेंट किया, या फिर वो
कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो उसको अलाउ मत करो कि फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्टमेंट करा था। कॉर्पोरेशन से ये भी कहा गया था कि वो अपना शॉर्ट टर्म इमिशन रिडक्शन गोल दिखाएं कि चलो मैं इतना इमिशन कम कर दूंगा, ठीक है, ताकि नेट जीरो पाथ के पास पहुंच सके। और कोई भी एक्टिविटी जिसमें डिफॉरेस्टेशन है वो भी कंपनी बताए कि तुम डिफॉरेस्टेशन का कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हो। तो ये सारे कुछ गाइडलाइंस थे यूएन की इस कमेटी के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हो यूएन तक इससे परेशान है। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारे गाइडलाइंस में क्या है। तो हमारा गाइडलाइन जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए ही लिमिटेड है, ठीक है। इसने डिफाइन भी किया है ग्रीन वॉशिंग को, यानी इस वाली गाइडलाइन में डिफिनेशन है ग्रीन वॉशिंग की, जो बोलता है कोई भी ऐसा डिसेप्टिव, जाली या मिसलीडिंग प्रैक्टिस जिसमें आप फैक्ट्स को छुपाते हो और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं देते हो या एग्जेजरेट करते हो, जो चीज है नहीं उसको भी एग्जेजरेट करते हो सिंबल के मदद से, या फिर कोई मिसलीडिंग वर्ड यूज करके, पॉजिटिव इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट दिखा के, तो वो ग्रीन वॉशिंग होगा। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी कि कभी कभी ऑब्वियस हाइपरबोली और पफरी जो है वो अलाउड होती है एडवर्टीजमेंट बिजनेस में। अब इसका क्या मतलब है, बड़ा आसान मतलब है। जब भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कोई ब्यूटी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख लेना, ठीक है। ब्यूटी इन्फ्लुएंसर क्या करेंगे ना, कोई भी प्रोडक्ट लगा के बोलेंगे ओ माय गॉड, वाओ, अमेजिंग, व्हाट अ रिजल्ट, आई एम शुक्ड, दिस दैट। इसको क्या बोलते हैं ना, हाइपरबोली या पफरी बोलते हैं। एकदम किसी चीज को एग्जैजरेट कर देना। लेकिन ये एग्जैजरेशन तब तक चलेगा, मतलब हमारे न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से ये हाइपरबोली और पफरी को अलाउ करता है, लेकिन तब तक जब तक आप किसी डिसेप्शन या मिसलीडिंग प्रैक्टिस को यूज नहीं करते। अगर आपने बोला चलो यहाँ तक ठीक है, ओ माय गॉड व्हाट अ नेम प्रोडक्ट, ये वो बहुत अच्छा है, पर अगर आप ऐसा बोलने लगो कि ओ ये प्रोडक्ट जो है इसने मेरी स्किन को कितना सॉफ्ट कर दिया क्योंकि इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी है, ये बस एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी, और जबकि था भी नहीं, तो वहां पे तो आप डिसेप्शन यूज कर रहे हो ना। तो ये वाली चीज आप याद रखोगे। दूसरी चीज ये है कि कभी कभी कोई कंपनी बोलती है कि हम सस्टेनेबल प्रिंसिपल यूज करते हैं, तो वो इस गाइडलाइन के अंदर अलाउड है। लेकिन अगर वही कंपनी बोलती है हमारे सारे प्रोडक्ट सस्टेनेबल हैं, तब वो ग्रीन वॉशिंग कहलाने लगेगा। क्योंकि मैं कोई प्रैक्टिस यूज कर रही हूँ तो वो प्रैक्टिस 20% इफेक्टिव हो सकती है, पर 100% नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ऐसे टर्म्स अगर कोई कंपनी अपने में यूज करती है, क्लीन, ग्रीन, इको फ्रेंडली, नेचुरल, क्रूल्टी फ्री, ऑर्गेनिक, ये वो, तो अब आपको ये अगर टर्म मैंने अपने प्रोडक्ट पे यूज किया एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो मुझे सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा एविडेंस के साथ। मुझे एविडेंस दिखाना पड़ेगा कि ये आखिर है भी कि नहीं। आप एविडेंस में अलग अलग चीजें लाके दिखा सकते हो, ठीक है। एविडेंस को एक्यूरेट करने के लिए आप क्या करो कि ग्रीन एमिशंस के लिए आप अलग अलग चीजें, जैसे एक आध चीजें मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। क्या होता है ना, थर्ड पार्टी के तरफ से या कोई सर्टिफिकेट की मदद से या फिर कोई रिसर्च की मदद से आप मेरे को प्रूफ करो कि हाँ आप ये सब सही बोल रहे हो, ठीक है। कंज्यूमर फ्रेंडली इमेज दिखाने के लिए, ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट दिखाने के लिए अगर आप टेक्निकल टर्म यूज कर रहे हो तो उसको सब्सटेंशिएट करो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये जो गाइडलाइन है वो सारे इन्वायरमेंटल क्लेम्स के ऊपर अप्लाई होगा जो मैन्युफैक्चरर करता है किसी सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है। कोई भी इंसान जो ये गाइडलाइंस, जिस पे ये गाइडलाइंस अप्लाई होती है, वो एंगेज करेगा ग्रीन वॉशिंग या मिसलीडिंग इन्वायरमेंटल क्लेम्स में, तो वो ये गाइडलाइन इसके लिए मना ही करता है कि कोई इंसान नहीं इसमें मतलब जो है इसमें पार्टिसिपेट करें। नवंबर 2023 में एक कमेटी बनी थी। देखो ये चीज आई कहां से, तो नवंबर 2023 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी ने क्या बोला था कि हम जो है वो एक गाइडलाइन ड्राफ्ट करेंगे, और देखो अब गाइडलाइन बन भी चुकी है। तो ये सारी चीजें थी, 6 प्रिंसिपल्स हैं जो कि इसके अंदर दिए गए हैं कि क्या इन्वायरमेंटल क्लेम वर्दी है कि नहीं। आप एक बार पढ़ लेना, जो चीजें मैंने बताई है वही है इसमें, ठीक है। कि कोई मिसलीडिंग इंडोर्समेंट नहीं करेंगे, इमेज ऐसा कोई गलत इमेज इंप्रेशन नहीं देंगे, कोई इररिलेवेंट क्लेम नहीं करेंगे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फेयर और मीनिंगफुल कंपैरिजन डालेंगे, अनएम्बिगुअस क्लेम नहीं होगा, क्लैरिटी होनी चाहिए, और उसके अलावा ट्रूथफुलनेस और एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा हमारे लिए हम कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छा स्टेप है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या है, तो हाईली एडवांस यूएस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब ये प्रीलिम्स के लिए सीधा इंपॉर्टेंट है। थर्ड किसका है, तो यूएस का है, और यूएस ने ये किसको भेजा है, इजराइल को भेजा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है, जो एक इनिशियल कंपोनेंट होती है थर्ड को चलाने के लिए, वो है थर्ड की बैटरी, वो इन्होंने इजराइल में पहुंचाया है। लेकिन थर्ड के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि थर्ड बहुत ही
एडवांस सिस्टम है, इसको चलाने के लिए यूएस के ही इंजीनियर्स जिन्होंने थार्ड डेवलप किया उनको ही चलाना पड़ेगा। तो यूएस को अपने थार्ड की बैटरी के साथ साथ अपने पर्सनल भी भेजने पड़ रहे हैं इसराइल में। लेकिन आप सोच के देखो इसराइल का अभी सिचुएशन कितना खराब है, तो यूएस अपने मिलिट्री पर्सनल्स को भी डेंजर में डाल रहा है। थार्ड के बारे में थोड़ा बता दूं तो थार्ड की जो बैटरी है वो 95 सोल्जर्स इसमें रहते हैं, 6 माउंटेड लॉन्चर्स हैं, 48 इंटरसेप्टर है, रडार सर्वेलेंस है और टैक्टिकल कंपोनेंट है। और ये साथ मिलकर क्या प्रोवाइड करता है, तो डिप्लॉयबल कैपेसिटी प्रोवाइड करता है शॉर्ट रेंज की 1000 किलोमीटर तक, और मीडियम रेंज और इंटेंस इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की थ्रेट। ये एयर डिफेंस सिस्टम है ना, तो जो भी मिसाइल्स है इनसे ये जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, अलग अलग शॉर्ट रेंज भी, मीडियम रेंज भी और बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट से भी प्रोटेक्ट करता है। ओके, अब थार्ड क्यों भेजा गया, तो इंडिया यूएस और इजराइल के बीच में ना पहले ही ये चीज बात कर चुके थे ये लोग कि एडजस्टमेंट हुआ था कि यूएस जो है वो अब इजराइल को प्रोटेक्ट करेगा कोई भी ईरान बेस्ड मिलिशिया से। अगर ईरान का कोई भी मिलिटेंट इजराइल को किसी तरह से भी थ्रेट देता है तो यूएस उसको सपोर्ट करेगा। तो ये एडजस्टमेंट की बात हुई थी, और थर्ड यही हेल्प करेगा इजराइल को एयर डिफेंस सिस्टम को अपना और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि ईरान ने अनप्रेसिडेंटेड अटैक कर दिया था अप्रैल 13 को और 1 अक्टूबर को भी किया था। तो इससे बचाने के लिए यूएस ने पहले से अरेंजमेंट कर रखा था। अभी करंट सिचुएशन क्या है इजराइल और ईरान की, तो ईरान ने वार्न किया यूएस को कि देखो आप ज्यादा मत घुसो वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट में, और यूएस जो है वो बहुत ही ज्यादा नंबर में आर्म सप्लाई कर रहा है इजराइल को, क्योंकि यूएस ने पहले बोला था हम ईरान से आपको बचाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक तो आप इतने ज्यादा आर्म सप्लाई कर रहे हो तो आप अपने ट्रूप्स को भी खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि थर्ड को मैंने जैसे पहले बताया यूएस के मिसाइल सिस्टम को चलाने के लिए यूएस के ही पर्सनल चाहिए, आप उनको भेज रहे हो ना। और ईरान ने पहले गुस्से में बोला था कि देखो कोई रेड लाइन हम नहीं ड्रॉ करते हैं, अगर हमें अपने लोगों को बचाना पड़ा तो हम कोई लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, हम वी विल गो ऑल इन। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब इजराइल भी रिटेलिएट करने के लिए रेडी है, क्योंकि अक्टूबर 1 को मिसाइल अटैक किया था ईरान ने जो है इजराइल पे किया था, और जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ईरान को। यूक्रेन काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा है यूएस को कि वो भी उसको थर्ड भेज दें, लेकिन थर्ड के बारे में बता दूं थर्ड बहुत ही एक्सपेंसिव है और इसको चलाने के लिए ट्रेंड यूएस के पर्सनल ही चाहिए, और इजराइल के पास ऑलरेडी अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन थर्ड जो है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, बहुत बार आपको बताया गया होगा ये। अब बारी आती है बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट की। तो देखो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट के बारे में बता दूं, अभी जो एमएलए बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है उसमें जिसको पकड़ा गया उसमें से एक अक्यूज बोल रहा है कि वो 17 साल का है, और इस वजह से उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर उसको जो है वो ऑब्जर्वेशन होम में भेजना चाहिए और पुलिस कस्टडी में नहीं। लेकिन जब उसका आधार कार्ड चेक किया गया तो आधार कार्ड में वो 19 साल का दिखा रहा है। तो अब जब ऐसी स्थिति हो जाती है ना, जब बोला कुछ जाता है और उसकी एज कुछ और होती है, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट। ये टेस्ट क्या बताता है, एज डिटरमाइन करता है। ठीक है, बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट एज डिटरमाइन करेगा, और ये बोन ऑसिफिकेशन कहाँ पे होगा, तो कोई जुवेनाइल जस्टिस हॉस्पिटल के अंदर होगा। अब कैसे डिटरमाइन होता है बोन ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन है क्या, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे बोन फॉर्मेशन होता है। तो कल को अगर एग्जाम में पूछे बोन फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ऑसिफिकेशन बोलते हैं। जब एक बच्चा फीटल स्टेज में होता है, फीटस मतलब हुआ जब वो माँ के पेट में गर्भ में होता है एक छोटा फीटस, तो वो अपने लेट एडोलेसेंस तक ग्रो करता है, और ग्रो करने की कैपेसिटी हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है, और उनके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी अलग होते हैं बोन्स के। लेकिन एक्सपर्ट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं इस बोन की डेवलपमेंट से कि वो अप्रोक्सीमेटली किस एज का होगा। इस अप्रोक्सीमेट टर्म पे आप ध्यान रखोगे। बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कैसे करते हैं, तो एक्सरे लिया जाता है हाथ की और रिस्ट की हड्डियों का, और डिटरमाइन किया जाता है स्केलेटल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, इस एक्सरे को कंपेयर किया जाता है बाकी एक्सरे से कि उस एज ग्रुप में कितनी हड्डी डेवलप हुई होगी। मान लो कोई पहले से एक सेट फॉर्म ऑफ पैटर्न होता है स्टैंडर्ड डेवलपमेंट का, और उसे कंपेयर करके देखा जाता है। एनालिसिस में स्कोरिंग सिस्टम भी होता है जिसमें इंडिविजुअल बोन्स जो है उनको लेकर के उनका स्कोर गिना जाता है कि एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के अंदर कितनी बोन डेवलप हुई होगी और यहाँ पे कितनी बोन डेवलप होती है। देखो बोन के बारे में बताया जाए ना, तो बोन जो है ना जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास 300 प्लस बोन्स होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये सारी फ्यूज होकर के 206 हड्डी के अराउंड आ जाती है। ठीक है,
तो ये जो 206 हड्डी है वो क्यों हुआ, क्योंकि हमारे बोन की डेवलपमेंट ऐसी होती है कि बोन डेवलप होता है और कुछ बोन्स फ्यूज हो जाते हैं, तो ये एज के साथ होता है, इसीलिए बोन ऑसिफिकेशन से एज डिटरमाइन किया जा सकता है। अब देखो एज डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए क्योंकि इंडिया में जो भी 18 साल से नीचे है वो माइनर कंसिडर किया जाता है, और हमारा क्रिमिनल लॉ डिफरेंशिएट करता है एक चाइल्ड और अडल्ट के बीच में। अगर कोई अडल्ट है तो उसको आप क्या करोगे, पनिश कर सकते हो, उसको जेल में डाल सकते हो, लेकिन अगर कोई माइनर है तो उसको आप सिर्फ जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के अंदर पकड़ सकते हो, उसको जेल नहीं भेज सकते, उसको ऑब्जर्वेशन होम भेजा जाता है, और कोर्ट की जगह उनकी जो केस है, अगर कोई माइनर है उसका केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देखता है, जिसमें एक मजिस्ट्रेट और 2 सोशल वर्कर होने ही चाहिए जिनको बच्चों के एरिया में एक्सपर्टीज है। इंक्वायरी के बाद बोर्ड जो है वो डायरेक्ट करता है, जब ये इंक्वायरी कर देता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, तो वो डायरेक्ट करता है कि क्या उस बच्चे को छोड़ दिया जाए डांट के, या फिर उसको कम्युनिटी सर्विस दे दी जाए, या उसको 3 साल के लिए स्पेशल होम में दे दिया जाए। ये कुछ ऑप्शंस है, इसके अलावा भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, पर उसको जेल नहीं भेजा जाता है। 2021 में एक अमेंडमेंट हुआ था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जिसमें क्या बोला गया था कि कभी कभी माइनर जो है ना बहुत ही हीनियस ऑफेंस कमिट कर देते हैं, जैसे रेप, मर्डर, ये सारी चीजें। तो अगर कोई माइनर हीनियस ऑफेंस को जो है वो क्या बोलते हैं कमिट कर दे, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट करेगा। असेसमेंट किसका करेगा, तो उसके मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी का, कि क्या ये छोटा बच्चा इस केपेबल था इस तरह के हीनियस ऑफेंस करने के, और फिर डिसाइड किया जाएगा कि अगर वो छोटा बच्चा मान लो 16 साल का और उसने बहुत हीनियस क्राइम किया है और उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी बिल्कुल बताती कि हाँ ये क्राइम कर सकता है, तब उसको अडल्ट की तरह ट्राई किया जा सकता है, और अडल्ट की तरह फिर उसको क्रिमिनल ये सारी चीजें की जाती है। तो ये 2021 का एक अमेंडमेंट था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोर्ट ने क्या बोला है, देखो सेक्शन 94 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर बोलता है कि अगर किसी को देख के ऑब्वियस हो जाए कि ये बच्चा है 12 साल का, तो कोई मतलब नहीं है, उसको बच्चा बोल दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रीजनेबल डाउट्स होते हैं कि उसकी एज सही नहीं है, वो माइनर दिखा रहा है पर माइनर नहीं है, तब एज डिटर्मिनेशन प्रोसेस कराया जाएगा। एज डिटर्मिनेशन के लिए एविडेंसेस सबसे सर्वोपरि है। एविडेंस में स्कूल का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, 12th या 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, और अगर ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट जो कि कोई म्युनिसिपल बॉडी ने ऑथराइज किया हो, ये मान लो इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तब जाके ये एज ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है, जो कमिटी ऑर्डर करती है और अपने ही हॉस्पिटल में कराती है, जैसा यहाँ पे हुआ था। और फिर जो है कोर्ट डिटरमाइन करता है कि हाँ वो बच्चा है कि नहीं। कभी कभी कोर्ट जो है ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर है तो कोर्ट इस तरह के टेस्ट को खारिज भी कर सकता है। सबसे सर्वोपरि डॉक्यूमेंट है, याद रखना। अब ये बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कितना रिलायबल है, तो देखो ये वेरी करता है, क्योंकि अलग अलग ह्यूमन अलग अलग तरह से उनकी बोन मैच्योरिटी करती है, तो एक्यूरेसी से तो आप नहीं बता सकते हो, लेकिन हाँ एक एवरेज एज बता सकते हो। जैसे 17 से 19 की रेंज है ना एज ऑसिफिकेशन टेस्ट की, तो अब 17 से 19 मान लो किसी का टेस्ट हुआ और वो 17 से 19 के बीच में आ रहा है, तो अब कोर्ट के ऊपर है कि वो ऊपर वाला एज लिमिट मानेगा या नीचे वाला एज लिमिट मानेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला है, जो पॉक्सो एक्ट के केसेस होते हैं ना, वहां पे विक्टिम का एज डिटरमाइन किया जा सकता है थ्रू ऑसिफिकेशन टेस्ट, लेकिन एक मार्जिन ऑफ एरर होगा है 2 साल का, वो अप्लाई होगा जहां पे भी जरूरत है। यानी मान लो कोई 16 साल का आ रहा है ऑसिफिकेशन टेस्ट से, तो आप +-2 का मार्जिन लेके चल सकते हो। तो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। हमारी बोन के नेचुरल प्रोसेसेस भी आपको समझ में आ गए कि बोन कैसे बनता है, और ये लॉ के पर्सपेक्टिव से देखा, इसलिए मैं ज्यादा बायोलॉजी में नहीं घुस रही हूँ। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि सीडोम न्यूज में काफी रहता है, ये सीडोम क्या है? ये सीडीएनए लैबोरेटरी है, ये कस्टम टैरिफ सिस्टम है, नेवल डिफेंस सिस्टम है, या आर्किटेक्चर मार्वल है? तो आप लोग ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है जामतारा। ठीक है, तो आप सबने सही आंसर दिया था। आप लोग से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। कीप रीडिंग। थैंक यू।